नमस्कार दोस्तों, आपका शॉर्ट हैंड एस्टेनो सक्सेस में स्वागत है। आज का सुविचार है, कठिन रास्तों से न घबराएं। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाती है। तो आज का मैटर है, क्या नोबेल पुरस्कार पूरी ईमानदारी से दिए जाते हैं? चलिए डिस्कशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। 100 वर्ड पर मिनट स्टार्ट। 2022 के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। पुरस्कृत महानुभावों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन यह बात गौर करने लायक है कि इस बार नोबेल विजेताओं की सूची में एशिया, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका से एक भी नाम नहीं है। क्या यह केवल एक संयोग है या यह पश्चिम के वर्चस्व का वह ट्रेंड है जिसे अब शेष विश्व के द्वारा खुशी खुशी स्वीकार कर लिया गया है? चूँकि हम भारत के लोग इस पुरस्कार को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए यह देखना उपयोगी होगा कि क्या इस पुरस्कार के मानदंड पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होते हैं। नोबेल पुरस्कार 1895 से दिए जा रहे हैं। तब से अब तक वे निरंतर यूरो केंद्रित रहे हैं। बीते 20 सालों में तो 75% से अधिक नोबेल विजेता यूरोप के रहे हैं। यूरोप के यूके ने सर्वाधिक 138 नोबेल जीते, जर्मनी ने 113, फ्रांस ने 73, रूस ने 32, स्वीडन ने 33, कनाडा ने 28, स्विट्जरलैंड ने 27 और नीदरलैंड्स ने 22। एशिया में जापान ही एक अपवाद है जिसने 29 नोबेल जीते हैं। क्या यह भी केवल एक संयोग ही है कि जापान पश्चिमी ताकतों का महत्वपूर्ण सहयोगी है? अमेरिका को सर्वाधिक 406 नोबेल मिले हैं। यह भी चकित करने वाला है कि 95 लाख की आबादी वाले स्वीडन ने 5.5 अरब की कुल आबादी वाले एशिया और अफ्रीका जितने नोबेल जीते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि हम नोबेल पुरस्कारों के आभा मंडल से चमत्कृत न हों और उसके कुछ निर्णयों पर सवाल उठाएं। आखिर नोबेल शांति पुरस्कारों की क्या अहमियत रह जाती है? जो महात्मा गांधी को यह कभी नहीं दिया गया, उन्हें कई बार नामांकित किया गया था, लेकिन स्वीडन ब्रिटेन को आहत नहीं करना चाहता था। 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू को 11 बार नामांकित किया गया, लेकिन उन्हें भी यह नहीं दिया गया। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर को यह पुरस्कार दे दिया गया। उन्होंने शांति के कौन से प्रयास किए थे? वियतनाम पर बम गिराना और बांग्लादेशी युद्ध में पाकिस्तानी तानाशाह जनरल याह्या खान का समर्थन करना। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार 2 संस्थाओं और एक व्यक्ति को दिया गया है। एलेस बियालियास्की बेलारूस के प्रतिष्ठित मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वहीं मेमोरियल रूस की और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन की मानवाधिकार संस्थाएं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह पुरस्कार उन्हें उनके सराहनीय कार्यों के लिए दिया गया होगा, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वे एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो रूस, यूक्रेन और बेलारूस में पश्चिमी एजेंडा के अनुरूप है। इन अर्थों में इन पुरस्कारों का इस्तेमाल पश्चिमी हितों को वैधता देने के लिए दिया गया है। जब अमेरिका और पश्चिमी ताकतों ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धत्ता बताते हुए इराक, अफगानिस्तान और लीबिया पर धावा बोल दिया था,
और लाखों लोगों की जान ले ली थी, तब इन क्रूरताओं की मुखालफत करने वालों को यह पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया? 1913 में रविन्द्रनाथ ठाकुर के बाद किसी भारतीय को साहित्य का नोबेल नहीं दिया गया। भाषाई रूप से दुनिया के सबसे समृद्ध देश में क्या एक भी ऐसा लेखक इतने सालों में नहीं हुआ जो इस पुरस्कार का हकदार होता? भारतीय मूल के BS नयपाल को जरूर यह पुरस्कार दिया गया था, लेकिन 9/11 के बाद इस्लामिक दुनिया की आलोचना करके खुद को पश्चिम का प्रिय बना लेने के बाद ही नोबेल के दोहरे मानदंड भी कम नहीं हैं। 1970 में अलेक्सांद्र सोल्जेनित्सिन को साहित्य का नोबेल दिया गया था। पश्चिम ने उन्हें सोवियत संघ का विरोध करने वाले लेखक की तरह वर्णित किया था, लेकिन बाद में जब वे पश्चिमी सभ्यता के कुछ आयामों और उसके श्रेष्ठता बोध की आलोचना करने लगे तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया, और 2008 में जब उनकी मृत्यु हुई तो कहीं से कोई आवाज़ तक न आई। यहाँ हम नोबेल पुरस्कारों के महत्व को कम करके आंकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आग्रह यह है कि हमें अपने दृष्टिकोण से नोबेल पुरस्कारों की निष्पक्षता की जांच परख करनी चाहिए। साथ ही हमें नोबेल पुरस्कारों की नकल भी नहीं करनी चाहिए। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले ही साल हमारे यहाँ भी उन्हें भारत रत्न दे दिया गया। इसका उल्टा क्यों नहीं हुआ था? स्टॉप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,